नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं उत्तराखंड संवाद 1966। उत्तराखंड के मुद्दों पर सीधी बात, साफ साफ बात। आज हम एक बेहद ज़रूरी चर्चा करने जा रहे हैं। विकसित और सशक्त उत्तराखंड की नीति कैसी होनी चाहिए और इसमें सेतु आयोग की भूमिका क्या होगी। रावत जी, आपका स्वागत है। सामाजिक और नीति निर्माण से जुड़े अनुभवों का थोड़ा सा परिचय दें ताकि दर्शक जान सके कि आपके विचार कितने मूल्यवान हैं। सभी को नमस्कार। और बेसिकली अब जैसे ही हम रिपीट करते हैं कि भाई जो हमारे 10 पूर्ववर्ती डिस्ट्रिक्ट है, खासतौर पर हम उनकी बहुत चिंता करते हैं कि 25 साल में उनमें कोई विकास कार्य तो नहीं हो पाया है। दूसरी बात है, मैं इस समय जैसा ओम प्रकाश जी ने बोला है कि जमीनी स्तर का मतलब है, मैं कोई स्टूडियो में बैठा नहीं हूँ। मैं अपने इस समय रात का टाइम है और मैं उत्तराखंड में हूँ, अपने गांव में, ग्राम पंचायत नौला, विक्यासेन तहसील है। तो आपको अपने बारे में बता दूं, मैं जून 2024 में जल शक्ति मंत्रालय से स्टेट ऑफिसर में रिटायर हुआ हूँ। तो इससे पहले 5 साल में इस मंत्रालय में था, जल शक्ति में। इससे पहले मैं विभिन्न डिपार्टमेंट और मंत्रालय में था, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के अंतर्गत हमारा एक डिपार्टमेंट जो DPIIT कहते हैं, उसमें हमारा एक एक्सपीरियंस रहा है। 95 में हमारा फॉरेन कोलैबोरेशन सेक्शन था, जिसमें कि इन्वेस्टमेंट का मामला था। और दूसरा, उसके बाद कुछ और सेक्शनों में इंटरनेशनल कोऑपरेशन के मामले थे। और यानी जो दूसरे कंट्रियों से सहयोग और बायलैटरल ट्रेड की बातें होती हैं, उसमें यानी आपका देश विकसित है तो हम हमारा कहते हैं कि भारत को कैसे विकसित किया जाए, इस बारे में काफी चर्चाएं होती हैं। तो उसके बाद में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बात करूंगा, जिसमें कि काफी बड़ी बड़ी योजनाएं, बहुत बड़ी योजनाएं, तो उनमें मैंने काम किया है, वो मैं आपको शेयर करता हूँ। मैं ये बताता हूँ कि आंतरिक बातें, इंटरनल जो बातें हैं, कि वो ये से देश का विकास कैसे हो। देश का मीनिंग, मैं 3 डिस्ट्रिक्टों को एक साइड रखता हूँ और 10 डिस्ट्रिक्टों को अलग। इन डिस्ट्रिक्टों में इन्होंने कुछ हद तक विकास किया है, लेकिन वो भी नाकाफी है। 25 साल में 10 डिस्ट्रिक्टों में तो आई थिंक विकास भी नहीं हो पाया। तो हम कोशिश करेंगे कि इसमें कैसे हो। जमीन स्तर पे भी गांव गांव में जाकर के जरा देख रहे हैं, कोशिश ये कर रहे हैं कि भाई उन लोगों से मिलें, वहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों से भी, कैसे विकास हो, क्या हो, किस तरह से। इस तरह की हम बातें करने जा रहे हैं। और ये जो चैनल है हमारा, उत्तराखंड संवाद 966 भी, एक महीना पहले ही इसको शायद इंट्रोड्यूस किया गया है। और इसमें अलग तरह की ये बातें होती हैं। ये हमारा कोई पॉपुलैरिटी, आप बड़े मतलब व्यूअर्स बहुत तेजी से बढ़े, ऐसा नहीं है। तो हम चाहते हैं कि हर आदमी जो उत्तराखंड का है, वो इस मामले में समझे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, वो कैसे विकास हो, कैसे हो आगे। ये मेरा परिचय है, मैंने आपको बता दिया। मेरा नाम कुंवर सिंह रावत है, मैं रिटायर्ड ऑफिसर हूँ। जानने की कोशिश करेंगे सेतु आयोग की स्थापना और उसका मूल उद्देश्य क्या है। रावत जी, सेतु आयोग की ज़रूरत क्यों पड़ी और इसके मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, आपने जो प्रश्न पूछा है, हालांकि हम लोग पिछले अगस्त से 2024 के अगस्त से हम काफी डिस्कस कर रहे हैं इस मामले में। तो ये जो चैनल पे हम अभी स्टार्ट
में आए हैं जो इस तरह की जो बातें हो रही हैं, विकसित भारत एट द रेट 2047, उसी में अब विकसित उत्तराखंड के बारे में बात होने जा रही है कि विकसित उत्तराखंड 2047 में कैसा दिखेगा, कैसा होगा, के बारे में कई न्यूज़पेपर में आया, इंग्लिश में भी आया, हिंदी में भी आया। तो उसमें कहते हैं कि उन्होंने सेतु आयोग की स्थापना की है। आई थिंक नीति आयोग से संबंधित है, जो केंद्र में नीति आयोग होता है। नीति आयोग एक थिंक टैंक है और वो एक डायरेक्शन देता है कि आपको कैसे कैसे करना चाहिए। हमने ये एक सुझाव दिया था कि भाई आप गैरसैंण में एक सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को बिठाइए ताकि 10 डिस्ट्रिक्टों का विकास हो सके। इन्होंने देहरादून में एक मीटिंग की है, उसमें चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया गया है, श्री शत्रुघ्न सिंह जी को बनाया गया है, जो हमारे ही पुराने मंत्रालय में कुछ टाइम वहाँ पे ज्वाइंट सेक्रेटरी के पोस्ट पे रहे थे। बाद में शायद चीफ सेक्रेटरी बन के उत्तराखंड आए थे। तो ये यूसीसी के भी ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर रहे हैं और रिटायर्ड आईएएस हैं, इनकी सर्विसेज ले रहे हैं। अभी इनको चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सेतु आयोग को बनाया है। सेतु आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं, जो वाइस चेयरमैन है, वो हैं शायद राजशेखर तिवारी। तो उनके बारे में तो मैं ज्यादा जानता नहीं हूँ कि किस टाइप के एक्सपीरियंस है। तो दूसरा राजशेखर जी क्या है, मैं ये मुझे ज्यादा पता नहीं है, उनके बारे में जानने के बाद पता चलेगा। और ये दूसरा, अध्यक्ष जो होते हैं वो मुख्यमंत्री होते हैं। जैसे नीति आयोग में अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी होते हैं, उपाध्यक्ष उनके ऐसे अपॉइंटी होते हैं जो भी एक इंटेलेक्चुअल लोगों को, बुद्धिमान लोगों को बनाया जाता है, जो जिनको कि किसी फील्ड का या काफी फील्डों का नॉलेज होता है बहुत अच्छे से। तो और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हमारे बहुत पुराने नीति आयोग के श्री अमिताभ कांत जी, उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला था। और दूसरी बात है, ये जो सेतु आयोग बनाया गया है, किस लिए बनाया है? आपको पता है कि यदि नीति आयोग के बारे में आप समझेंगे तो आप बहुत अच्छी तरह से समझ जाएंगे। यदि आप नहीं समझते, मैं आपको सिंपल शब्दों में बताता हूँ कि उसके लिए एक सिंगल विंडो सिस्टम बनाने की बात की गई है। जैसे कि चाहे उसको ये नहीं बताया गया, उनको कुछ पावर दी गई है कि ये थिंक टैंक है, ये सभी मंत्रालय जो उत्तराखंड के मंत्रालय हैं, डिपार्टमेंट हैं, उनको एक डायरेक्शन देंगे, उनके मीटिंग से लेंगे टू टाइम। उसमें ये बता रहे हैं कि भाई टाटा ट्रस्ट भी आ रहे हैं और कुछ ये नेस्कॉम भी वाले भी आ रहे हैं, और उसमें माइक्रोसॉफ्ट या उससे रिलेटेड एक कम, मतलब बड़ी बड़ी कंपनियां इंटरनेशनल लेवल की भी आ रही हैं जो उनको एडवाइस करेंगी भाई उत्तराखंड का विकास कैसे हो। इसमें तीन टाइप की योजना बनाई जा रही है, एक 3 साल की योजना, एक 5 साल की, एक 10 साल की योजना, 25 साल की योजना। तो 25 साल का मतलब है कि हमें अभी 2047 में ये विकसित भारत का सपना है, ये तो 2047 आगे चले जाएगा, क्योंकि अभी हमारे पास बच्चे हैं, यानी 25 साल तो पूरे हो गए हैं, उसमें 22 साल जोड़ेंगे तो 47 होगा, यानी हमारे पास 22 साल बचे हैं। हम 3 साल और 10 साल की योजना को प्रमुखता से लेंगे। और जो उत्तराखंड गवर्नमेंट का कहना है, ये मैं आपको जो बता रहा हूँ, जो 25 साल की योजना है वो 2047 के बाद की चलेगी, क्योंकि लंबी योजना होती है, जैसे 20-20 साल की आगे की सोचनी पड़ती है। उसमें बहुत सारी डिपार्टमेंट हैं, सभी चीजें, चाहे एजुकेशन है, मेडिकल, तो कैबिनेट मंत्री भी शायद इसके सारे मेंबर रहेंगे। अभी मीटिंग होगी, कैबिनेट स्तर की बात होगी इसमें, यानी एक मंत्रिमंडल की बैठक हो रही है, समझ लीजिए उसको। उसमें उपाध्यक्ष भी रहेंगे, सीईओ भी रहेंगे, और वो सेतु का काम करेगा। सेतु का मतलब ज्वाइंट, ज्वाइंट से मीनिंग है सारे डिपार्टमेंटों को ज्वाइंट करना, ज्वाइंट करके उस योजना को साकार करना। तो ये एक सेतु है, जो नीति आयोग काम कर रहा है, वही सेतु आयोग ये काम करेगा। इसकी भूमिका ये मैंने आपको काफी हद तक एक्सप्लेन किया है। जी ओम प्रकाश रावत जी, जी। आपके कहने के अनुसार अलग-अलग जी विभागों की योजनाएं तालमेल में नहीं थी, इसलिए एक ऐसा आयोग जी जरूरी था जो नीति विभाग और जनता के बीच सेतु का काम करे। इसका उद्देश्य है कि योजना का सही लाभ सही व्यक्ति तक पहुंचे,
समय पर पहुँचे और ज़मीनी हकीकत के अनुसार पहुँचे। रावत जी, आपके अनुसार वर्तमान में उत्तराखंड में नीति निर्माण किस स्तर पर है? इसमें क्या कमियाँ हैं? देखिए, मियाँ जो आपके प्रश्न है, ये प्रश्न एक सच्चाई की ओर है। मैं आपको बता दूं, जहां हमने जो काम किया है इतने साल, ये इसका एक्सपीरियंस ये रहा है। 3 स्टेजेस होती हैं, 3 स्तर। एक होता है पॉलिसी बनाना, एक होता है पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन करना, क्रियान्वयन करना, तीसरा होता है मॉनिटरिंग करना। क्या होता है कि अभी तक जो जो डेवलप कंट्री वाले, वो इंडिया के बारे में एक मूडी है, वो बार बार ऊपर नीचे इंडिया का वो करता रहता है ग्रोथ के बारे में, विकसित भारत कैसे बनेगा, क्या तो ये पॉसिबल नहीं है, ये नहीं है, ऐसा नहीं है, इस तरह से बोलता है। उसका कारण क्या है कि पॉलिसी आपकी बन रही है अच्छी, लेकिन उसको इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है। इम्प्लीमेंटेशन कहाँ होगा? मैंने बताया, वो अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में होगा, बोल लीजिए कि गैरसैंण में होगा, बोल लीजिए कि आप बीरूखाल में होगा, बोल लीजिए धुमाकोट में होगा, सतपुली में होगा, या बागेश्वर में होगा, या पिथौरागढ़ में होगा। तो वहां जाएगा कौन इम्प्लीमेंट करने के लिए? इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन होगी? ये सोचने वाली बात है। वो एजेंसी, उसके बाद मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग यानी वो काम कर रहे हैं नहीं कर रहे सही, टेंडर के अनुसार, टेंडर की शर्तों को पूरा कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। उनको बोला गया है कि ये काम 3 साल में पूरा होना है, 3 साल की जो योजना है, तो 3 साल में पुल बनना है किसी भी हालत में। वो पुल बनना चाहिए 3 साल में। 3 साल में उसका आंकलन होगा कि भी आपका जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है वो इतना बढ़ेगा, तो उसमें लगाया जाएगा कि हर साल इतना बढ़ता है। मान लीजिए लोहे का कीमत इतना है, तो अगले साल इतना बढ़ सकता है 3 साल में। लेकिन वो अब जो दूसरी योजना 10 साल की बना रहे हैं, वो 10 साल के हिसाब से, 25 साल की बना रहे हैं 25 साल के हिसाब से। अब ये ना हो कि जो 3 साल की योजना 10 साल में चली जाए। उसका मैं एक आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ। अभी जो चल रहा है, धनगढ़ी का पुल नंबर 1 पे है, उससे पहले शायद काशीपुर का पुल है, और एक अभी इधर कोटद्वार के पास जो पुल गिर गया था, वो उसके बनाने की बात है, और उसकी रिपेयर वगैरह कुछ आई थिंक बनी नहीं है। और मैं एक दूसरा 78 ईयर्स में जो मरचूला बिक्यासन रोड बनने जा रही है, वो अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। पिछली बार भी मुख्यमंत्री साहब ने उसको निर्देश दिया था कि भाई आप इसको पूरा कीजिए, वो भी नहीं हो पाई है। बोला गया था कि ये जून के महीने से पहले यात्रा सीजन, क्योंकि अप्रैल के लास्ट में या अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, तो आपको जून तक इसको खोलना है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा वो खुल पाएगी। अब वो क्यों? कारण 2017 से बननी स्टार्ट हुई थी और 2025 हो गया है, तो लगा लीजिए। वैसे ये बहुत सारी योजनाएं पेंडिंग है, ये योजनाएं ढंग से हो नहीं पा रही है। चौमुखी विकास किस तरह से हो पाएगा? ये नहीं हो पाएगा। 3 स्टेजेस उसको कंप्लीट करना बहुत जरूरी है, ये मैंने आपको बताया, और इसकी बहुत निहायत जरूरत है। मतलब प्रोग्राम बनाना, पॉलिसी आप बनाएंगे देहरादून में बैठ के, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे हिल साइड में, हिल के जो 10 डिस्ट्रिक्टों में, और उसके बाद उसकी मॉनिटरिंग करने के लिए कौन जाएगा? क्या पटवारी साहब जाएंगे या कौन जाएगा? ये मैं एक क्वेश्चन इसलिए कर रहा हूँ कि भाई उसमें क्लास 1 ऑफिसर को भेजना चाहिए, उनको कैंप करना चाहिए वहां पे जहाँ प्रोजेक्ट लगा है। कि भी हमारे पास एक उदाहरण है, इसमें मैं ज्यादा उदाहरण नहीं दूंगा क्योंकि ये बहुत लंबी वीडियो हो जाती है करके, इसलिए जब एक्सप्लेन करने की बात होगी, आप यदि कमेंट्स में बोलते हैं कि आप बताइए, तो मैं बताऊंगा जरूर। कई योजनाएं बनती हैं पर पहाड़ों की भौगोलिक परिस्थिति का ध्यान नहीं रखा जाता। अक्सर मैदानी इलाकों पर ज़्यादा फोकस होता है जिससे पहाड़ी क्षेत्र उपेक्षित रह जाते हैं। रावत जी, विभागों के बीच सही तालमेल क्यों जरूरी है और इसमें सेतु आयोग की क्या भूमिका हो सकती है? देखिए, मैंने आपको बताया था, मैंने फॉरेन कॉर्पोरेशन सेक्शन, जो फॉरेन करेंसी का वो था जब इंडिया में, उस समय शायद नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट थी, यस, 95 96 की बात है। इस समय हमारे पास फॉरेन करेंसी नहीं था, तो उस समय सिंगल विंडो सिस्टम बनाया गया था मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के अंदर। उस डीआईपीपी डिपार्टमेंट होता है फॉरेन कोलैबोरेशन एफसी सेक्शन, इसीलिए बनाया गया था। ये सिंगल विंडो का मीनिंग होता है कि एक जगह पे आप आइए, कोई भी आएगा वहीं आप अप्लाई कीजिए और आपको सारी सुविधा मिलेगी। मैंने बोला कि आप जैविक खेती करना चाहते हैं या उसका प्लांट लगाना चाहते हैं, या आप कुछ ऐसा और कुछ करना चाहते हैं, कोई कुछ और बनाना चाहते हैं, तो वो
सेतु आयोग आपको सिंगल विंडो सिस्टम की सुविधा देने की कोशिश करेगा। इसके लिए उत्तराखंड गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ी पहल की है और ये मुझे लग रहा है बहुत अच्छी पहल है। मैं 95 में मैंने आपको बताया कि भारत सरकार में ये काम हम कर चुके हैं और ये अब 2025 में हो रहा है, यानी 30 साल के बाद। यानी उस समय तो उत्तराखंड बना नहीं था, तो 25 साल तो हम पीछे हो ही गए। तो अब उसमें क्या है कि इसके तालमेल तालमेल का मीनिंग है कि आज यदि सेतु आयोग की मीटिंग, उस मीटिंग में उन सभी ऑफिसरों को बुलाया जाएगा। यदि वो ऑफिसर नहीं आते हैं, उनके अगेंस्ट कार्रवाई की जाएगी। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। ये बुलेट ट्रेन का एक बारे में बात हुई थी और ये साइन हुआ था। बुलेट ट्रेन जो हम जापानीज टेक्नोलॉजी ला रहे हैं उसको, जापान के बारे में। तो और एक दूसरा जापान ने कोशिश किया था एक क्राफ्ट देने की बात, उसका नाम था US-45 कुछ समथिंग नाम था, वो जापानीज क्राफ्ट था, एयरक्राफ्ट। तो वहां मीटिंग बुलाई जाती थी उद्योग भवन में और वहां पे ये बोला जाता कैबिनेट सेक्रेटेरिएट से हमें ऑर्डर थे कि जो जो ऑफिसरों को आप मिनिस्ट्री के बुला रहे हैं, रेलवे डिपार्टमेंट, रेलवे मिनिस्ट्री के डायरेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर आते थे और वो आते थे बुलेट ट्रेन के प्रस्ताव को कोऑर्डिनेट हमारी मिनिस्ट्री करती थी उद्योग भवन में। और दूसरे काफी शिपिंग से भी आते थे और मैं दूसरा बता रहा हूँ आपको, ये आते थे US एयरक्राफ्ट के लिए जो जापानीज टेक्नोलॉजी था, जो जापान टेक्नोलॉजी में देने वाला था, वो था ये यस मिनिस्टर ऑफ डिफेंस से एक ब्रिगेडियर रैंक के ऑफिसर आना था, वो नहीं आए। तो इमीडिएटली उन्होंने बोला कि शायद क्या कारण था, मैं ये ज्यादा उस पर नहीं जाऊंगा। तो हमें ये बोला गया कैबिनेट सेक्रेटरी से, शाम को वो आया कि आज मीटिंग हो गया है आप लोगों का। हाँ मीटिंग हो गया, हाई लेवल का मीटिंग था। तो बोला मीटिंग में कौन कौन आया था, ये प्रेजेंटेशन हमारे ये अटेंडेंस सीट हमें भेजिए अभी। 4 बजे मीटिंग खत्म हुआ, 5 बजे वहां से मैसेज आ गया, फैक्स आ गया था कि आप अब वो भेजिए। तो उनकी हमने बना के भेज दिया था कि ये मिनिस्टर डिफेंस से ये ब्रिगेडियर रैंक के ऑफिसर ये नहीं आए और बाकी ये लोग नहीं आए थे, ये लोग आए थे। मतलब उसमें 90% लोग आए थे, 10% नहीं आए थे। तो उनके अगेंस्ट कैबिनेट सेक्रेटरी ने रिकमेंडेशन किया था कि उन ऑफिसरों को तुरंत यहां से हटाया जाए, कि इसको इम्प्लीमेंट करना है करके। तो आई थिंक ये एक्शन डिसीजन इसमें सेतु आयोग में भी लेना पड़ेगा। बिल्कुल आपको हार्ड तौर पे रहना पड़ेगा और इसमें स्ट्रिक्टली इसको इम्प्लीमेंट करना है। चाहे आप गैरसैंण में बैठिए, चाहे आप देहरादून में बैठिए, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन तो वो जो स्टेट के डिफरेंट जो प्लेसेस हैं उनमें होगा। तो जरा मैं जो हमारे दर्शक हिंदी तो इंग्लिश आजकल सभी समझते हैं, इंग्लिश का हम वर्डिंग बोलते हैं और जनरली हम हिंदी में भी बात करते हैं। तो ये मैं जो कहना चाह रहा हूँ आपसे, तो वो शायद आप समझ पा रहे हैं जी। दोस्तों बता दूं, जब विभाग एक दूसरे से कटे हो तो योजना अधूरी रह जाती है। सेतु आयोग इन विभागों के बीच संवाद करवाकर उन्हें एक मंच पर लाने का काम करता है। इससे न केवल पारदर्शिता बढ़ती है बल्कि फंड का भी सही उपयोग होता है। अब बात कर लेते हैं पहाड़ी क्षेत्रों के लिए विशेष नीति की आवश्यकता क्यों है। रावत जी, क्या पहाड़ी क्षेत्रों के लिए अलग नीति बनानी चाहिए? अगर हाँ, तो उसमें क्या प्रमुख बिंदु हो सकते हैं? देखिए, ये आपने भी बहुत अच्छा प्रश्न, आज प्रश्न बहुत बढ़िया हो रहे हैं और इंटेलेक्चुअल प्रश्न है। एक हमारा मिनिस्ट्री में डिवीजन था इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का, बौद्धिक संपदा के बारे में। तो मैं जरा जरा ये बोलता रहता हूँ, मैं एक्सपीरियंस को शेयर करता हूँ आपके सामने। अब शायद बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं होगा ये क्या होता है करके। इससे हमारी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होती है। जो मान लीजिए बौद्धिक संपदा के बारे में जानकारी होती है, WTO है, बहुत सारी चीजें। अब आपका प्रश्न है, हमारी विभिन्नता है, हमारी कंट्री में विभिन्नता है, हमारे तो प्रदेश में विभिन्नता हो गई है। वो कैसे? बोला गया पहाड़ी राज्य है, लेकिन 3 डिस्ट्रिक्टों के बारे में बोला है कि ये पहाड़ी है ही नहीं। ये पहाड़ी राज्य के पार्ट जरूर है, जहाँ एक तो हमारी अस्थाई कैपिटल बना रखी है, दूसरा जहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट लगने थे उसमें सारे रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट लग गए ओनली, मीन्स वहाँ पॉपुलेशन का ग्राफ बढ़ गया है। अब वो उनके बाद, और दूसरी बात है पहाड़ की जो पॉलिसी है बिल्कुल अलग है, डिफरेंट है। मैंने आपको एक बार बताया भी था कि जब उत्तर प्रदेश उत्तराखंड एक था, उस समय आप लोगों को जानकारी नहीं थी। लखनऊ से
उन्होंने कहा जी पानी का जो अकाल पड़ गया है, तो उन्होंने हैंडपंप भेज दिए थे। बाद में पता चला यार तो हैंडपंप बेकार है, पहाड़ में कहाँ हैंडपंप चलेंगे बताइए, चलाए भी तो उससे बड़ा दुष्परिणाम हुआ था। बात यही हो रही है, आप जो पॉलिसी बना रहे हैं वो ऑफिसर आपके पहाड़ के बारे में जानकारी उनको है कि नहीं है? यदि नहीं है तो उनको पहाड़ में भेजिए। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कितना संभालेंगे मैं नहीं कह सकता। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अपना टूर लगाते रहते हैं, मतलब आई मीन घूमते हैं, क्या पहाड़ी एरिया यहाँ से वहां जाने में 1 दिन लग जाता है। सवाल यह है, इनकी पॉलिसियां बिल्कुल अलग टाइप की हैं, अलग टाइप की होनी चाहिए। और या तो आप गैरसैंण में इनको बैठाइए, 10 डिस्ट्रिक्टों की पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, आप मॉनिटरिंग के लिए पॉलिसी ठीक है आपने देहरादून से बना ली, लेकिन को इम्प्लीमेंट करना है और पॉलिसी को मॉनिटरिंग करना है। इसके लिए आप 10 डिस्ट्रिक्टों के लिए गैरसैंण में एक सेक्रेटेरिएट बनाइए, जो कि बना हुआ है, उस आप बैठने की जरूरत है। और दूसरी बात है, 3 डिस्ट्रिक्टों के लिए आप जो कहते हैं वहां उसको आप देहरादून में कीजिए, वो हम हमारे कोई उसमें वो नहीं है, लेकिन आपको ये अलग करना पड़ेगा। आप जम्मू में बैठ करके लेह लद्दाख का इमेजिन कर सकते हो क्या, या दिल्ली में बैठ के कर सकते हो? मैंने आपको बताया कि दिल्ली में जब मैं जून के महीने पिछले साल जून के महीने मॉर्निंग में हमारी फ्लाइट थी 5 बजे की, तो 31 से 35 डिग्री के आसपास, यानी 33-34 होगा, 33-34 डिग्री 530 के आसपास इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे टेम्परेचर था। और जब हम 6 बजे 6 सवा 6 बजे 1 घंटे के अंदर अंदर हम पहुंचे हैं, सवा घंटे में, तो लद्दाख में उस टाइम टेम्परेचर था 12 डिग्री। तो बताइए कितना अंतर है। तो वैसे यहाँ पर भी है, दिल्ली का टेम्परेचर 35 डिग्री चल रहा है, और या उसको 26 डिग्री 25 डिग्री चल रहा है, तो यहाँ का 12 डिग्री चल रहा है, बिल्कुल विभिन्नता है। तो वैसे ही आपको देखना पड़ेगा कि भाई ये सेतु वो बना दिया है, लेकिन इसके 2 पार्ट के लिए ऑफिसरों को बिठाइए। आपको 10 डिस्ट्रिक्टों के लिए बिठाना पड़ेगा। आपने सीओ बनाया है, ये आप बधाई की बात में, आप और सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर उनको ही बिठा दीजिए वहां पे। मेरा कहना है कि देखिए नीति जल, अब उसमें बहुत सारी पॉलिसियां हैं, जल संरक्षण के बारे में कह रहे हैं, आवागमन के लिए, स्वास्थ्य के लिए, ये बहुत सारे रोजगार के बारे में, और अलग अलग है, डिफरेंट है। अब एम्प्लॉयमेंट जनरेट कैसे होगा, कोई फैक्ट्री तो लगती नहीं वहां पे, तो आपको किस तरह का एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है। और दूसरी बात यह है कि ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है वो बिल्कुल डिफरेंट है वहां पे। वहाँ यहाँ आपकी छोटी गाड़ियां चलती हैं और वहां पे बड़ी बड़ी गाड़ियां चलती हैं, लेकिन ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि पहाड़ को बचाना है, सीएनजी के स्टेशन वगैरह खोलने पड़ेंगे सीएनजी के लिए आने वाले टाइम में, जैसे ग्लेशियर पिघल रहे हैं वो चीजें एक। तो और दूसरी बात है जल संरक्षण। अब जल, यदि ऊपर जल पहाड़ों से नहीं निकलेगा तो भाई नीचे का आदमी तो ड्राई हो जाएगा, वो कहाँ से पानी पिएगा, बहुत हालत खराब हो जाएगी। आज वही पोजीशन बता रहे हैं, मतलब इसका प्रबंधन कैसे किया जाए, ये देहरादून से प्रबंधन नहीं होगा किसी भी हालत में नहीं। तो मैं, हमारा ये सुझाव है कि भाई आप विशेष योजना पहाड़ के लिए 10 डिस्ट्रिक्ट के लिए बनाइए, और गैरसैंण में बैठ के बनाए। गैरसैंण सुंदर जगह बनाया आप, और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कीजिए। टूरिज्म सेक्टर है वो है, कई परेशानियां आती हैं, कई चीजें, मेडिकल सुविधाएं कई। जी, ये तो इसलिए मेरा कहना है कि अलग अलग दोनों चीजों के लिए अलग पॉलिसी बनाने की, और साथ में इम्प्लीमेंट और मॉनिटरिंग दोनों की अलग अलग होनी चाहिए। रावत जी, आपके कहने के अनुसार पहाड़ की स्थिति मैदानों जैसे नहीं होती। नीति में जल संरक्षण, आवागमन, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार को विशेष प्राथमिकता मिलनी चाहिए। लोकल उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजनाएं होनी चाहिए। रावत जी, आप क्या सुझाव देंगे जिससे योजनाओं के लागू करने में पारदर्शिता और प्रभावशीलता बढ़े? देखिए ऐसा है, अब आजकल ऑनलाइन का जमाना है, सारी ऑनलाइन का जो टाइम चल रहा है, तो योजनाएं पाइपलाइन में कहाँ है। मान लीजिए आज सेतु आयोग ने एक उसको अप्रूव किया, स्वीकृत किया, तो वो योजना जल्द जल्दी उसका टाइमिंग होना चाहिए, 3 साल में करनी है उसको, 3 साल में, तो उसको स्टेजेस में डिवाइड किया जाए, तो उसकी ट्रैकिंग की जाए साथ में, ऑनलाइन ट्रैकिंग। आजकल तो आप जीपीएस में आप कहीं भी बैठ करके उसका ट्रैकिंग कर सकते हो, भाई आप कर क्या रहे हो। उसका काम करने का, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का काम करने का तरीका यह है, जो हमारे मिनिस्टर थे, मैं कॉमर्स इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल जी की बात करता हूँ, वो अपने जितने भी जो हमारे यहाँ 4 ज्वाइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी वगैरह जो भी थे, उनको
उन्होंने एक CIM डेस्क बना रखा है, कॉमर्स इंडस्ट्री मिनिस्टर डेस्क। उसमें शाम को रिपोर्ट करनी होती थी। 10 बजे वहां के ऑफिसर घर जाते हैं, 10 बजे रात को, तो उनको 10 बजे से पहले पहले CIM डेस्क पे बताना है कि आज उन्होंने क्या काम किया है, उसको वहां सबमिट करना है। और यदि वो नहीं करते हैं तो अर्ली मॉर्निंग 9 बजे आके 10 बजे तक मंत्री जी के पास वो जाना चाहिए कि आप ऑफिसरों ने क्या क्या काम किया। क्योंकि 5 ज्वाइंट सेक्रेटरी जो है डिवीजन के हेड होते हैं, उनके ऊपर एडिशनल सेक्रेटरी होते हैं, सेक्रेटरी होते हैं। तो मैं आपको सेंटर की चीजें बता रहा हूँ, बाकी स्टेट का भी आई थिंक ऐसा होता होगा। तो वो सेंटर की जो स्टेट की फंक्शनिंग है वो उस टाइम से आप देख लीजिए। तो वो उनको ना ट्रैकिंग करना पड़ेगा, यानी मिनिस्टर को भी होना चाहिए, अवेयर होना चाहिए कि वो हो सकता है डीएम से भी बात करें, कमिश्नर से बात करें, वो अपने सेक्रेटरी से बात करें, अपने ज्वाइंट सेक्रेटरी से बात करें। उनको बात करना पड़ेगा कि आज क्या काम किया आपने। क्या ठीक है, मंत्री जी कहीं टूर पे हैं, वहीं पे आप देखिए वहां पे लैपटॉप में ही, भाई आपके ऑफिसरों ने क्या क्या काम किया है। तो ये देखिए, ये ट्रैकिंग है। और जो जनप्रतिनिधि हैं, मतलब ये जो पब्लिक के लोग हैं, वो चुने हुए, उनकी भी बात वो रखनी है। वो ट्रैकिंग पे वहां पे भी वो भी बता सकते हैं, वो भी ऑनलाइन बता सकते हैं कि हमारे क्षेत्र में ये काम। अब मान लीजिए आपने बोला प्रोजेक्ट तो आ गया, जनप्रतिनिधि को तो बताया नहीं कि यहाँ पे क्या होने जा रहा है। जनप्रतिनिधि कहेगा मुझे तो पता नहीं अभी, ये तो उनको पता नहीं, क्योंकि वो जो है जाकर के वहां पब्लिक को बताते हैं। यानी एक जो सोशल ऑडिट है वो भी यानी जनता की जो भागीदारी होती है उसमें। अब वो जनता की भागीदारी कैसे होगी, उसके लिए ये बताया गया। कुछ ऑफिसर है, ऑफिसर के साथ साथ हमारे जनप्रतिनिधि हैं, वो बताएं। पंचायत स्तर से लेके ऊपर तक सभी जनप्रतिनिधि हैं, उनको पता होना चाहिए कि उनके गांव क्षेत्र में कोई कौन सा प्रोजेक्ट लग रहा है, कौन तहसील में लग रहा है। सभी ऑफिसरों को, सभी को एक अलर्ट मोड में रहना चाहिए। उनको यानी जो टाइमिंग 8 घंटे का दे रहेगा, 8 घंटे में वो बताएं कि हर घंटे आपने क्या काम किया। जनप्रतिनिधि भी बता सकते हैं कि मैं कहाँ कहाँ गया था। कि मुझे तो लगता है कई बार जनप्रतिनिधि काफी दौरा करते हैं, ऑफिसर इतना नहीं कर पाते। वैसे ही ऑफिसर बताएं कि हमने 1 घंटा लंच किया, तो उसके अलावा क्या क्या काम किया। कि आप सवेरे 9 बजे आए, 10 बजे आए, कितने बजे आए। हो सकता है SDM के पास बहुत सारी हो जाती है, लेकिन उन्होंने क्या क्या काम किया ये बताना पड़ेगा, तभी विकसित उत्तराखंड बनेगा। रावत जी, युवा वर्ग राज्य निर्माण की रीढ़ होती है। उन्हें नीति निर्माण और सेतु आयोग जैसे प्लेटफॉर्म से कैसे जोड़ा जा सकता है? देखिए, आज आपके प्रश्न बहुत उन्नत हैं, बहुत ही अच्छे हैं। मैं आपको ये बता दूं, प्रधानमंत्री जी ने अभी बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं। उन्होंने आपको बता रहा था, प्रधानमंत्री जी ने कुछ डीप प्रोजेक्ट हैं वो करते रहते हैं। कल भी उन्होंने शायद कुछ लोगों से बात की थी, कुछ बच्चों से जो अपना आगे कॉलेज से निकल के क्या वो व्यवसाय करना चाहते हैं, के बारे में बताया, क्या क्या उनको परेशानी आती है, इस तरह की बातें। जैसे कॉलेज के बच्चों को, अब मान लीजिए 12th पास बच्चों को आप स्टाइपेंड दीजिए। अब उनको 2 महीने की जो छुट्टी होती है उसमें ट्रेनिंग करवाइए, भी वो भेजिए। और दूसरी बात है कि आपको जो भी हमारी गवर्नमेंट है, जो स्टेट गवर्नमेंट की बात करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट ने उनको कॉलेज के बच्चों को, स्कूल के बच्चों को जो ब्रिलियंट हैं या जो भी हैं, उनके कार्यशाला को आयोजित करना है। और यूनिवर्सिटी लेवल के लिए भी पॉलिसी बनानी है। मतलब उनको देखिए, अल्टीमेटली जो स्कूल कॉलेज से बच्चा निकलता है तो करना तो नौकरी है या बिजनेस करना है, कुछ ना कुछ तो करना है। तो उसको पहले से तैयार कर लीजिए। चाहे वो डॉक्टर तैयार कर रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र से भी डॉक्टर तैयार हो सकते हैं, इसके बारे में आप फोकस कीजिए। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में डॉक्टर आ नहीं रहे, ग्रामीण क्षेत्र अब मिशन बना ले कि वहीं से स्टार्ट करें। और भी बहुत सारे फील्ड हैं। तो युवाओं के लिए तो ये एक किस्म से नीति बहुत जरूरी है, खुली नीति भी है। और जो स्थानीय जो युवा प्रतिनिधि हैं वो भी नियुक्त किए जाने चाहिए। स्कूल कॉलेज में क्या होता है, एक क्लास में एक मॉनिटर होता है, तो वैसे स्कूल की तरफ से एक बच्चों का जो स्टूडेंट है उनका एक प्रतिनिधि होना चाहिए, जो कि को आगे बताए। आगे खैर प्रिंसिपल सर भी होते हैं उनके थ्रू, लेकिन प्रिंसिपल सर से पहले वो है। रावत जी, जैसा कहा कि युवा वर्ग राज्य निर्माण की रीढ़ होती है, कॉलेज और यूनिवर्सिटी स्तर पर पॉलिसी क्लब्स बनाए जाए, युवाओं के लिए खुली जन नीति चौपाल आयोजित हो, आयोग में स्थानीय युवा प्रतिनिधियों की नियुक्ति भी होनी चाहिए।
अब बात कर लेते हैं रावत जी, ग्राम पंचायत स्तर पर सेतु आयोग की उपस्थिति कितनी महत्वपूर्ण है? देखिए, ग्राम पंचायत तो देखिए डेमोक्रेसी का हमारा ये फर्स्ट स्तंभ है। तो वहां पे वहीं से सभी चीजें स्टार्ट होती हैं। ग्राम पंचायत में मैं आपको बहुत पहले की बात बताऊं, जब हम छोटे बच्चे थे तो हमारे ग्राम प्रधान जी जो होते थे, पंचायत के मुखिया, वो उनसे लोग बाहर से आके सलाह करते थे कि हमें एक चलचित्र दिखाना है। उस समय ये पिक्चर वगैरह बहुत बहुत बड़ी बात होती थी। तो वो चलचित्र गांधी जी के बारे में, कई चीजों के बारे में ऐसे बताते थे। तो वैसे ही क्या है, पॉलिसी, गवर्नमेंट की पॉलिसी के बारे में ग्राम प्रधान जी को बताया जाए। ग्राम प्रधान वो आगे पब्लिक को बताते हैं, वहां की जनता को बताते हैं। तो और उनको साथ में प्रशिक्षण देने की व्यवस्था, ट्रेनिंग ट्रेनिंग टाइम टू टाइम होना चाहिए। भाई ट्रेनिंग से उनको क्या सीखा है, क्या कैसे क्या किया है, कैसे उनका जीवन और अच्छा बनाया जाए, और जो उनके साथ जो समस्याएं आती हैं वो भी सामने आएंगी। यानी आप एक जागरूकता आएगी, और आपके पास जो प्रोजेक्ट आ रहे हैं उनको धरातल पे कैसे उतारा जाए। तो यानी पंचायत एक बहुत बड़ी कड़ी है स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग स्टेज में। तो मेरा यही कहना है कि उसका बहुत बड़ा योगदान है ग्राम पंचायत का। हो सकता है उनको ट्रेन करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। रावत जी, सेतु आयोग की नीति निर्माण में महिलाओं और जी, वंचित वर्गों की भागीदारी कितनी है और उसे कैसे बेहतर किया जा सकता है? बहुत बढ़िया जी। ये भी देखिए, हमारी जो योजनाएं बनती हैं, बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन, वो वंचित वर्ग ही है, और उसमें महिलाएं भी काफी होती हैं। और जो दलित हैं, पिछड़े हैं, और भी कई उन लोगों से ने सुझाव लिए जाते हैं। आज हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने साफ बोला है, बोला था पहले, हिस्ट्री होगी एक्चुअल में जो नीचे के आदमी तक वो फैसिलिटी शायद पहुंच नहीं पाती है। ये मैंने कई बार उनका उदाहरण भी दिया, वो बात सही है। कहीं से उनको पता लगा है। तो करना क्या होगा कि एक सिस्टम, एक रिपोर्टिंग सिस्टम, जैसे आज आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जी रहे हैं, आज आप जीपीएस के मामले में जी रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें आपको पता लग जाती है आज तुरंत। अब आप मान लीजिए, यहाँ पे काम है, नौला ग्राम पंचायत उत्तराखंड में बैठा हूं, आप बैठे हैं दिल्ली एनसीआर में, तो ये बातें हो रही हैं, ये किसी न किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू जा रही हैं। तो आज क्या, एक कोई भी लोग अपने एप्लीकेशन एप्लीकेशन तो पुरानी बात हो गई है, वो मैसेज से भेज सकते हैं किसी और चीज से कि भाई मुझे ये चीजें यहाँ पे मैं किन किन सुविधाओं का हकदार हूँ, और मुझे क्या नहीं मिल रहा, क्या मिल रहा है। तो और ऐसे जो महिलाओं के जो समूह हैं वो भी बनाए गए हैं। अब महिलाओं के समूह को, जैसे वो कहते हैं यार, पीछे आपको याद होगा जो डिस्ट्रिक्ट आनंद है, आनंद गुजरात का, वहां दुग्ध की रेवोल्यूशन हुई थी, क्रांति हुई थी, दूध दूध की। इतना दूध बाद में इकट्ठा होना हो गया, उसमें आपने अमूल अमूल एक ब्रांड बनाया है काफी तगड़ा गुजरात में। वो कोऑपरेटिव का एक क्षेत्र है जिसमें महिलाएं टोटली काम कर रही हैं, वंचित वर्ग काम कर रहा है, जो ग्रामीण की महिलाएं काम कर रही हैं। वो अपना वहां से गांव से दूध निकाल के सवेरे इतने बजे तक वहां पे एक कार्यालय में पहुंचना होता है, जहाँ की कोल्ड स्टोरेज का वो होता है, वहां वो उसको जमा करते हैं। इस तरह से आज ये जो स्थिति मॉडर्नाइजेशन की है, एक टाइम का बात मैं आपको बताऊं कि ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था इतनी बढ़िया नहीं थी। तो क्या हुआ कि वहां दुग्ध उत्पादन इतना ज्यादा हो गया, डे टू डे लगातार बढ़ता है। उनके जो भंडारण की क्षमता थी, यानी कोल्ड स्टोरेज की क्षमता, वो उनकी यानी क्रॉस कर गई, यानी आई मीन क्रैश हो गया कि भाई आप नहीं कर सकते, अब हम दूध लेंगे नहीं। तो वो दूध उनको वहां समुद्र में बहाना पड़ा था। ये बहुत बहुत बड़ी घटना हुई थी। उसके बाद नीति आयोग नहीं था उस समय, दूसरा प्लानिंग कमीशन था, तो उन्होंने ये रिपोर्ट दी कि जगह जगह पे कोल्ड स्टोरेज बनाए जाए। अभी एक बड़ी खुशी की बात है, संजीवनी वालों से मेरी बात हुई थी, तो संजीवनी वाले यहाँ एनजीओ का काम कर रहे हैं हमारे नौला ग्राम पंचायत में। तो उन्होंने कोल्ड स्टोरेज सब्जियों को सुरक्षित करने के लिए, और जो महिलाएं अपना
सब्जियां उगाएंगी पॉली हाउसेज में, ये वो, तो वो उनको वहां लाएंगे ताकि खराब ना हो, क्योंकि वहां से कई बार तहसील जाने में टाइम लग जाता है, या आपके पास गाड़ी नहीं है, आप पैदल नहीं आ सकते हो, और प्राइवेट गाड़ी नहीं है तो आप कैसे जाओगे। तो उसमें क्या है कि उन्होंने गांव में ही ग्राम पंचायत के अंदर एक कोल्ड स्टोरेज का रूम जैसा बना दिया है, तो आप अपनी सब्जी उनको भेज दीजिए, वो क्या करेंगे, वहां से सब्जी उठाएंगे, तहसील में या आगे डिस्ट्रिक्ट में जहां भी जाना है वहां चले जाएंगे। तो ये एक अच्छी व्यवस्था है। अच्छी व्यवस्था का मतलब एक जानकारी, गवर्नमेंट की पॉलिसी, यानी पॉलिसी अच्छी बनी है, तो इसलिए ये एनजीओ भी काम कर रहे हैं और सभी महिलाओं को भी सहायता मिल रही है। आपकी दृष्टि में उत्तराखंड को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए 3 सबसे अहम कौन से मतलब काम होने चाहिए? मेरा ये कहना है, जो आपने ये पूछा है कि आत्मनिर्भर बनने के लिए, देखिए ये जो सेतु एक बनाया है आत्मनिर्भर, देखिए विकसित उत्तराखंड तभी बनेगा जब वो आत्मनिर्भर होगा। अभी 90,000 करोड़ रुपए का, कोई कहता है कि वो 70,000 करोड़ हो गया, 90,000 करोड़ का लोन चल रहा है, चाहे ईडीपी का है, चाहे वर्ल्ड बैंक का है, चाहे सेंट्रल मिनिस्ट्री का है, किसी का भी हो, 90,000 करोड़ का लोन चल रहा है। अब उससे आत्मनिर्भर कैसे बनेगा? तो उसमें देखिए अब आपको ढूंढना पड़ेगा कि भाई स्थानीय जो लोग हैं, स्थानीय संसाधन क्या है। अब मैं आपको एक छोटी सी बात, मैंने लीसा के बारे में एक बार आपको बताया था, लीसा से बहुत सारी चीजें बनती है जो चीड़ से निकलता है, और उसके कैसे उसको प्रोटेक्ट किया जाए, कैसे उसको मतलब उसके जो सामान का जो सामान बिकता है उस पे हमें कैसे फायदा मिले, ये देखना पड़ेगा। लीसा यहाँ से बरेली चले गया या नीचे के साइड में चले गया, चाहे चलो उत्तराखंड के वहां पे भी उसकी फैक्ट्री लगा सकते हैं, जो 3 डिस्ट्रिक्ट हमारे हैं, 3 डिस्ट्रिक्टों में उसकी फैक्ट्री लग सकती है। और दूसरी बात यह है, जो हमारे और भी चीजें हैं, मान लीजिए कैसे ये एक खड़िया का भी चल रहा है, बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में खड़िया की माइंस है, वो खड़िया भी कॉस्मेटिक चीजों में बहुत यूज होता है, लेकिन उसका फायदा कुछ नहीं मिलता। वो वहां से रॉ मटेरियल निकाल रहे हैं, सीधा बाहर ले जा रहे हैं। उसकी फैक्ट्री भी हम कह रहे हैं कि उधम सिंह नगर में या हरिद्वार में लगाई जाए, तो तब उससे फायदा होगा। वो उत्तराखंड का मैदानी हिस्से का पार्ट है, वहां फैक्ट्री लगे और रॉ मटेरियल पहाड़ से आ रहा है, और वहां से जिस गांव से वो रॉ मटेरियल आ रहा है वहां के लोगों को भी रोजगार आरक्षित किया जाए जहां फैक्ट्री में, और उनको ये बोला जाए हाँ आप यहाँ पे जॉब कर सकते हैं। ठीक है, उनको लीसा निकालने में टाइम, खड़िया निकालने में दिया है, लेकिन जो बच्चा वहां करना चाहता है वो करेगा। उसके पहाड़ों की कनेक्टिविटी उससे बिल्कुल मैदान से बहुत नजदीक कर दीजिए, ताकि वो वहां से जॉब करके तुरंत वापस भी जा सके। तो दूसरी बात है, जो युवाओं को मैंने रोजगार के बारे में कौशल, अब उनको ये बताना पड़, देखिए एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। मैंने आईस टीम की ट्रेनिंग के टाइम पे हमारा विजिट हुआ था सूरत में, सूरत डायमंड फैक्ट्री में हुआ था। बाकी लोग तो वो 5 स्टार फैक्ट्री चमचमाती हुई, डायमंड यानी हीरा, हीरे को तराशते हैं। अब वो कहते हैं कि रॉ मटेरियल आता है अफ्रीकन कंट्री से, बोट्सवाना वगैरह, ये जो कंट्री इनसे आता है, वो गरीब के गरीब है, वो यहाँ तराशा जाता है, सूरत में तराश करके उसकी वैल्यू बढ़ के उसको फिर एक्सपोर्ट किया जाता है यूएस में, डेवलप कंट्री में। तो वैसे हमारा हमारा भी ये है, हम उसकी जो चीजें, चाहे खड़िया हो, चाहे लीसा हो, चाहे कुछ भी हो, तो वो उसकी फैक्ट्री लगाई जाए इन 3 डिस्ट्रिक्टों में, और रहन सहन का यहाँ पे हो, और वो हमारे वहां के लोगों को रोजगार दिया जाए और उनको ट्रेनिंग किया जाए, ट्रेन। अब दूसरा मैंने बोला कि जो डायमंड फैक्ट्री में जो तराशने वाले हैं वो 10-10, 12-12 घंटे काम करते हैं उसमें, तो वो क्या करते हैं, उनको फैसिलिटी दी जाए, उनको ट्रेनिंग दी जाती है डायमंड कटिंग की, ये कई चीजों की। यहाँ भी वैसे खड़िया से रिलेटेड वो दिया जाए, लीसा से रिलेटेड दिया जाए, और भी है। मान लीजिए आप रॉ मटेरियल, अब आपने बोला मंडवी का चॉकलेट बन रहा है, भाई वो चॉकलेट कहाँ बन रहा है, कभी देखा? ये कुछ फूड सेक्टर की, तो यहाँ पे जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है उसकी तो छोटी छोटी इकाइयां बन सकती हैं, बेकरीज की बन सकती हैं, तो उनमें ट्रेनिंग करना पड़ेगा ना, ट्रेनिंग देना पड़ेगा। आप एक इंस्टीट्यूट तो खोलिए ना। मैं ये कहता हूं कि आप 10वीं 12वीं के बाद वो बच्चों को साथ साथ में हर प्राइमरी स्कूल जो अभी
जो प्राइमरी स्कूल के एक बंद भी हो गए हैं, उनमें आप ITI के डिप्लोमा के लिए और कुछ एक्सपर्टाइज इन चीजों को खोलिए, तो उससे क्या होगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा। अब कुछ युवा देखिए 18 साल से नीचे तो आप जॉब नहीं कर सकते, तो 18 साल में वो 12वीं क्लास पास करके होता है, तो आप उसको 10वीं के बाद ही ये डिप्लोमा दिला दीजिए, 2 साल 3 साल का। तो वो जब 12वीं करके निकलेगा, वो डिप्लोमा करके, यानी 18 साल का होगा, तुरंत जॉब लगेगा। तो वो खाली बैठने का मतलब ही नहीं है। और दूसरा ये कि जो पलायन रोकना, अब पलायन तो हम नहीं कहेंगे, हम कहेंगे, हमने ये बोला है कि जो जो हमारे जो फैक्ट्री है कौन लगाएगा, ये जो इंटेलेक्चुअल लोग हमारे बाहर से आ रहे हैं, रिवर्स पलायन वो वाले। और पलायन तो ठीक है, पलायन का मतलब है यहाँ से आदमी वहां जा रहा है, अब वो उसका बोर्ड से ही तो वो चले गया है दिल्ली को, वो कहीं और जगह चले गया। हमारे लोग तो सब जगह है, आपको अहमदाबाद में भी मिलेंगे, बड़ोदरा, सूरत, पता नहीं। अभी मैंने एक बच्चे को देखा, वो बोला कहाँ से, वो कह रहा था मैं जामनगर से आया हूँ, रिफाइनरी वगैरह में काम करता होगा, और ये कह रहा था मैं अहमदाबाद से हूँ। कहाँ कहाँ पहुंचे हुए हमारे बच्चे, बताओ ये। तो वो क्या स्किल नहीं है? स्किल हो सकते हैं उनको, और ट्रेनिंग, मतलब मैं ये कह रहा हूँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उन बच्चों को यहीं से आप ट्रेनिंग दिलाइए, उनसे पूछिए। तो जैम की भी ट्रेनिंग होती है, जो जैम है ज्वेलरीज वाली ट्रेनिंग होती है। और ये जो जो रॉ मटेरियल है, जो फैक्ट्री छोटी छोटी लग सकती है फूड प्रोसेसिंग सेक्टर की, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर एक बहुत बड़ी चीज है। तो आपने सुना श्री कुंवर सिंह रावत जी के विचार, सटीक, सरल और जमीनी। अब बारी आपकी है। क्या आपके गांव की योजनाएं सही से लागू हो रही हैं? क्या आपके क्षेत्र में सेतु आयोग जैसी संस्था की उपस्थिति महसूस होती है? हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और उत्तराखंड संवाद 1966 को सब्सक्राइब जरूर करें। उत्तराखंड एक संवेदनशील, सांस्कृतिक और संघर्षशील राज्य है। यहाँ विकास की राह पहाड़ों जितनी कठिन है, लेकिन हमारी इच्छा शक्ति अगर मजबूत हो तो ये रास्ते आसान हो सकते हैं। सेतु आयोग जैसी संस्थान यदि पूरी ताकत से कार्य करे और हम नागरिक भी जागरूक होकर साथ दें, तो वह दिन दूर नहीं जब हम कह सकते हैं हमारा उत्तराखंड सिर्फ सुंदर नहीं, सशक्त भी है। श्री कुंवर सिंह रावत जी, आपने आज हमें जो समझाया वह न सिर्फ ज्ञानवर्धक था, बल्कि उत्तराखंड के लिए प्रेरणादायक भी था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों को ज्ञान देने के लिए। धन्यवाद आपका, आप हमारे साथ जुड़े। और तो साथियों, मिलते हैं फिर एक नए थैंक यू टॉपिक के साथ में, जी। एक नए विषय के साथ में। और हमारे साथ आप जुड़े रहें। जी। और रावत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर एक नए विषय को लेकर।